पेज नंबर 9 का टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, वहां से पढ़ना है जी। पहला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मींस द पर्पस फॉर व्हिच अ बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड एंड कैरिड ऑन। पर्पस का मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब हम टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं उसका मीनिंग बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा, कि इस काम के लिए बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। आपके माइंड में ये चीज क्लियर कट होनी चाहिए कि हम क्या काम करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। दो कैटेगरी बना रखी है। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब पैसा कमाना, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब कि सोसाइटी का वेलफेयर करना। सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ या पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पैसे के लिए काम कर रहा हूँ मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ तो मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव। तो बना रखिए जैसे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की दो कैटेगरी। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। पढ़ने की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर अर्निंग प्रॉफिट, पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा मार्केट स्टैंडिंग, सर मार्केट में हमें एक पोजीशन पे स्टैंड होना है, कुछ रेपुटेशन हासिल करनी है, इस वजह से। दूसरा इनोवेशन, हम कोई नई चीज, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स मतलब जो पैसा हमारे पास है, चाहे गुड्स हैं, चाहे फंड्स हैं, चाहे मशीनरी है, उसको यूटिलाइज करना मतलब कि यूज करना। ऑप्टिमम मतलब कि बेस्ट पॉसिबल मैनर, बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करना, उसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हुआ, देखो मान लीजिए एक दिन में 500 यूनिट बन रही है। अब हम क्या करें कि मशीन वही है, इतनी महंगी मशीन ला रखी है तो लेबर कुछ और रख लो, 500 की जगह 600, मशीन गुड्स बन जाएंगे, आइटम बन जाएगी। मतलब नई मशीन में इन्वेस्टमेंट ना करके लेबर बढ़ा दें अगर आप, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब उतने ही टाइम में ज्यादा आउटपुट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक घंटे में आपने सपोज 5 पेज पढ़ लिए। अब अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो मतलब एक पेज पे 5 की जगह 6 पेज हो रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। समझ पा रहे हैं, रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, आउटपुट ज्यादा आ रहा है। आगे बढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। पहला क्वालिटी गुड्स, आइटम ऐसे बनाएंगे कि हर एक को लॉन्ग टर्म चले, क्वालिटी बेस्ट मेंटेन हो। एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। देखो बेस्ट क्वालिटी देना कोई मुश्किल काम नहीं है, रेट बढ़ा तो क्वालिटी बढ़ आ जाएगी। हमारी काम क्या, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि ऐसी चीज देना जो क्वालिटी भी बेस्ट हो, रेट भी कम हो। भाई जियो मार्केट में क्यों चला, वो इसीलिए चला कि उसने रेट तो बहुत डाउन करे और क्वालिटी भी ऊपर दी। ऐसा नहीं कि नेटवर्क नहीं आ रहे जियो के, बहुत जगह सिर्फ जियो के नेटवर्क आ रहे हैं, एयरटेल के नहीं आ रहे, वोडाफोन आइडिया के नहीं आ रहे। तो क्वालिटी भी बेस्ट देनी है और एट फेयर प्राइसेस, प्राइस भी जेन्युइन रखना। गुड्स एंड सर्विस इसलिए बोला हुआ है कि मान लीजिए मेरी कंपनी गुड्स बनाने की है, आइटम बनाने की है, तो मैं गुड्स वर्ड इस्तेमाल करूंगा। जैसे जियो है वो सर्विस देने की कंपनी, तो सर्विस वर्ड इस्तेमाल करेगी। आगे अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये फोर्स की जगह ट्रेड कर लीजिएगा, अनफेयर के बाद ट्रेड कर लीजिएगा काट करके इसको। देखो एंटी सोशल का मतलब क्या हुआ, सोशल का मतलब क्या हुआ, सोसाइटी के लिए काम करना। एंटी सोशल मतलब ऐसे काम करना जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो। जैसे कि हमने कोई बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाली फैक्ट्री लगा दी किसी एरिया में, अब वहाँ पे आसपास के लोगों को इफेक्ट होगा उससे काफी, तो एंटी सोशल वाला काम नहीं करना, अवॉइडेंस करनी है उसकी। एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ट्रेड मतलब बिजनेस करना, बाय सेल करना, और अनफेयर मतलब फेयर ना हो, जो जेन्युइन ना हो, तो गलत प्रैक्टिस करना। जैसे कुछ कंपनी क्या करती है, जैसे अब कोल्ड ड्रिंक कंपनी की बात करूँ अगर मैं, तो वहां पर चल रही है जी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कैसे, सारी कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने, इफेक्टिव बता रहा हूँ, रियल एग्जांपल नहीं है, रियल है, सारी कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने आपस में एग्रीमेंट कर रखा है जी नो प्राइस वॉर कंपटीशन। मतलब उन्होंने सभी कंपनियों ने, कोका कोला हो चाहे लिम्का हो, सब कंपनी ने एग्रीमेंट कर रखा कि हम इस प्राइस से नीचे नहीं बेचेंगे। वरना देखो सेल बढ़ाना ये आसान है कि मान लीजिए पेप्सी कंपनी 20 रुपए की दे रही, तो लिम्का वाला 18 रुपए कर दे, उसकी सेल बढ़ जाएगी, ये कर सकते हैं। तो इन्होंने पहले एग्रीमेंट कर रखा कि प्राइस वॉर नहीं करेंगे हम। उससे क्या होता है, उससे लोगों का फायदा होता है, कंपनी का नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल ओला उबर हो गए, या स्विगी जोमेटो हो गया, या फ्लिपकार्ट अमेजोन हो गया, ये लोग प्राइस वॉर कर रहे हैं,
कोई मोबाइल यहाँ पर तो 20,000 का है तो उस वाली वेबसाइट पर 19,000 का, तो मैं इस वाली वेबसाइट से लूंगा। कोई और आइटम यहाँ पर 5,000 की, वहाँ पर 4,000 की, तो मैं वहाँ से लूंगा। ये प्राइस कंपटीशन कर रहा है, तो यहाँ पर पब्लिक का फायदा हो रहा है, वो सस्ती चीज मिल रही है, कंपेयर कर पा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी ने क्या कर रखा है, एग्रीमेंट कर लिया, इससे कम बेचेंगे नहीं। अब कोई भी ऊपर बेचेगा तो उसको नुकसान होगा, इसलिए आप नोटिस करो हर कोल्ड ड्रिंक की लगभग रेट बराबर होता है, हर कोल्ड ड्रिंक की लगभग रेट बराबर होता है। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी है जो अनफेयर है, फेयर होनी चाहिए, ये सिखा रहे हैं। सही। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या मतलब है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में? थोड़ा इकोनॉमी स्टडी हुआ था ये वाला पॉइंट, फिर रिपीट कर रहा हूं। सर जो बिजनेस करने की टेक्निक होती है वो दो तरह की होती है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है कि हम पैसा ज्यादा लगाते हैं, मतलब महंगी मशीन लाएंगे, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लाएंगे और लेबर कम लगेगी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या हुआ कि हम नॉन ऑटोमेटिक मशीन लाएंगे, सस्ती मशीन लाएंगे, लेबर ज्यादा लगेगी। तो हमें सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो मुझे ये वाली मशीन लानी चाहिए, सस्ते वाली मशीन लानी चाहिए, ताकि लोगों को मैं जॉब दे पाऊं। अगर मैं बहुत महंगी मशीन लाता हूं, फुली ऑटोमेटिक मशीन लाता हूं, तो लोगों को जॉब नहीं मिल पाएगी। ठीक है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉइंट था। दूसरा जी एम्प्लॉय वेलफेयर, मतलब एम्प्लॉय को, जैसे गवर्नमेंट का रूल है, ये गवर्नमेंट का रूल है कि जो ओवर टाइम होता है वो हमेशा डबल पेमेंट पे होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल हमारा जो वर्कर है उसकी टाइमिंग 10 to 6 है, 8 घंटे की ड्यूटी है उसकी, और उसको रोज के 800 रुपए मिलते हैं पर डे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 रुपए घंटा सैलरी है उसकी, 100 रुपीज पर आवर। मान लीजिए कंपनी पे ज्यादा बड़ा ऑर्डर आया किसी कस्टमर का, वो जल्दी देना, टाइम से देना है, जैसे हमसे लेबर से बोलते हैं कि आप लोग 6 बजे के बाद 10 बजे तक काम करो, 4 घंटे और ओवर टाइम करो, वो 6 to 10 4 घंटे और काम कर रहे हैं, तो इसकी पेमेंट 100 के अकॉर्डिंग है, 200 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये लॉ में लिखी है बात। अब लॉ की नॉलेज नहीं है एम्प्लॉइज को, इसलिए कंपनी वाले इनको 100 के अकॉर्डिंग ही पेमेंट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए हमें सोचना चाहिए। ठीक है, जो मैं जेन्युइन टाइम, गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो वो 8 घंटे आप काम को दे रहे हैं, तो बाकी का जो ये वाला टाइम है उनका पर्सनल टाइम है, फैमिली से स्पेंड करेंगे, रेस्ट करेंगे, घूमेंगे, जो मर्जी करेंगे, उनका पर्सनल टाइम है। आप उनसे अपना पर्सनल टाइम मांग रहे हो, इसलिए उनकी पेमेंट डबल करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने इस हिसाब से रूल डबल बना रखा। नेक्स्ट है जी कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी मतलब इस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं वहां को सर्विस दे रहे हैं। सर्विस कैसे दे रहे हैं सर? हम ऐसी क्वालिटी की गुड्स नहीं बना रहे जो उनको नुकसान दे। हम गुड्स की क्वालिटी ऐसी रखें जो किसी को लॉस ना पहुंचे, किसी को मतलब कोई हेल्थ में कोई इशू ना आए, कोई वैसे इशू ना आए। फॉर एग्जांपल हेलमेट बना रहे हैं हम ऐसा जो कि बहुत कमजोर है और एक्सीडेंट हो गया तो बच नहीं पाएगा जो पैसेंजर होगा, तो ऐसी चीज ना करें। कम्युनिटी की सर्विस के लिए भी सोचें। तो मेन सर हमने क्या पढ़ा इकोनॉमिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर? बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो माइंड में दो में से कोई एक बात लेके रखता है, या तो बात लेके रखेगा प्रॉफिट की कि मुझे कमाना ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जांपल लिखे हुए हैं कि प्रॉफिट कमाना है, मार्केट में कहीं स्टैंड होना है, इनोवेशन को नई चीज़ लेकर के आनी है, अपने रिसोर्स को बढ़िया यूटिलाइज करना है, प्रोडक्टिविटी आउटपुट बढ़ाना है। सोशल ऑब्जेक्टिव में मतलब बिजनेस में सोच कर क्या है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। पहला था इसमें गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी रखो, सर्विस बहुत अच्छी रखो, प्राइस बहुत कम रखो। दूसरा था सोसाइटी एंटी सोशल काम मत करो, सोसाइटी के अगेंस्ट हो, वाले काम अवॉइड करो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अवॉइड करो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए सोचो और कम्युनिटी को सर्विस दो, मतलब उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको बेनिफिट दो। अब इन चीज को पढ़ना है डिटेल में वन बाय वन। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बताइए क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? जो प्रॉफिट के लिए की जाती है। जैसे कहता नहीं मुझे इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा, मुझे मेरे पास कोई कहता है कि सर ये वाला काम कर लो, मेरे साथ मिलकर काम कर लो और इतना आपको पैसा लगाना है, इतना आपको प्रॉफिट होगा। मैं कहता हूँ कि मुझे इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा, मतलब मुझे प्रॉफिटेबल नहीं पड़ेगा। इकोनॉमिकल का मतलब ये होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट वाली एक्टिविटी। Therefore, its purpose is to show economic result, मतलब मनी वाले कुछ रिजल्ट कुछ प्रॉफिट निकाल कर। ठीक है जी, अंडरलाइन करके लिख लो रिजल्ट को प्रॉफिट।
इकोनॉमिक रिजल्ट को अंडरलाइन करके लीजिए प्रॉफिट। द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। पहला ऑब्जेक्टिव सर हमारा है अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है बिजनेसमैन का। सबसे पहले इसलिए इसको दे रखा, रीड करते हैं। प्रॉफिट का मतलब इनकम ज्यादा हो एक्सपेंस से, जो एक्सेस वाली है। इसको ग्राफ में देखिए अगर, ये जो इनकम है हमारे, ये एक्सपेंस है, ये वाली इनकम ये प्रॉफिट। जितनी इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है वही वाली इनकम। यहां पर प्रॉफिट नहीं है, इनकम वर्ड मतलब सेल है। ठीक, The foremost and prime objective of every businessman is to earn profit। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। A business cannot service without earning profit। सर बिजनेस को अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। इस सर्विस को करके सरवाइव कर लेंगे, सी की जगह भी आएगा, कैन नॉट सरवाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। Not only for survival but it is also required for growth and expansion। प्रॉफिट क्यों चाहिए सर हमें? सर आज की डेट में मान लीजिए कोई लड़का लड़की है, पढ़ाई कर ली पूरी, उसके बाद जॉब कर रहा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सर कमाना, सैलरी का ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा, और जॉब पे काम कर रहा है, रात को लेट आ रहा है, लेट तक काम कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे ग्रो करना। आज मेरे का पैकेज 10 लाख का है तो मुझे 20 लाख के पैकेज तक पहुंचना है, ग्रोथ करना। तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट क्यों चाहिए? पहले बात तो सर्वाइव कर सके। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो एम्प्लॉय को सैलरी कहां से देगा? बंद हो जाएगा, तो बंद ना हो एटलीस्ट, इसलिए प्रॉफिट चाहिए। दूसरा, बढ़ाने के लिए प्रॉफिट चाहिए, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मार्केट स्टैंडिंग या फिर क्रिएशन ऑफ कस्टमर। मार्केट में स्टैंड होना है, पोजीशन लेनी है। बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ओनली इफ इट इज एबल टू कैप्चर बिग शेयर इन द मार्केट। मार्केट में सर बड़ी कंपनियां क्यों लंबे टाइम तक चलती हैं? क्योंकि कस्टमर बंधे हो। आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाता है तो रिलायंस के शेयर्स में लगाया जाता है, क्योंकि उसके कस्टमर सबसे ज्यादा, तो उसके बंद होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो मार्केट में जितना बड़ा शेयर होगा हमारा, पेंट की बात करूं तो एशियन पेंट सबसे ऊपर हो गया, सबसे ज्यादा शेयर है और सबसे ज्यादा सेल उसी की। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। मतलब बिजनेसमैन वो सर्वाइव कर पा रहा है। देखो, सोच ये रखनी है कि लोगों को दिक्कत कहां हो रही है। जैसे मुकेश अंबानी ने ये थिंकिंग लगाई कि लोग इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, उनका सारा काम इंटरनेट पर है, लेकिन इतना कॉस्टली है। 255 रुपीस का 1 GB डेटा रिचार्ज करना में 255 का 1 GB डेटा लोग यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन यूज करना, लोगों को बहुत नॉलेज मिल रही है यूट्यूब पर, लेकिन यूट्यूब पे नॉलेज नहीं दे पा रहे क्योंकि डेटा लिमिटेड है। तो नीड उनको समझिए, एक फील हुई कंट्री के अंदर, तो उस नीड पर ट्रिगर करा लोग ये, अगर मैं ये नीड पूरी कर दूं तो फिर काम बन जाएगा। तो लोगों की अगर हम नीड पूरी कर पा रहे हो, जो कस्टमर चाहते हैं वो चीज पूरी कर दो, तो मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे आप। Therefore, creation and satisfaction of customers is an important objective of business। प्रॉफिट कैसे मार्केट में स्टैंड तभी रह पाएंगे तो कस्टमर की नीड पूरी करेंगे। थर्ड पॉइंट सर, इनोवेशन, कोई नई चीज लेकर के आ रहा है। इनोवेशन मींस मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स और एडिंग न्यू फीचर्स ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स फॉर मेकिंग इट मोर यूजफुल। या तो नई चीज लेकर के आओ या पुरानी चीज में कोई ऐसी डेवलपमेंट कर दो कि वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाए। जैसे मोबाइल आया तो नया प्रोडक्ट आया, लेकिन मोबाइल के आने के बाद भी उसी के अंदर, मोबाइल के बाद कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं हुई उस लाइन के अंदर, लेकिन उसी के अंदर उसको फीचर्स को ऐड करते रहे। पहले मोबाइल में जो 4 काम होते थे, अब 400 काम हो जाते। तो नया प्रोडक्ट लाना या नए फीचर्स ऐड करना। इंप्रूविंग मेथड्स of production and distribution, exploring new markets, etc। 3 बातें आई सर। इंप्रूविंग मेथड, प्रोडक्शन करने के मेथड को बहुत इंप्रूव कर दो कि कम से कम कॉस्ट में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी बन जाए। दूसरी चीज लिखी थी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर?
मैन्युफैक्चरर से कस्टमर का सामान पहुंच जाए, ये समझ लीजिए फैक्ट्री से लेके कस्टमर के घर तक सामान पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की होती है। ये आप सोचते होंगे, वैसे सोचते होंगे कि सर एक कंपनी है, मान लो कोका कोला कंपनी है, फैक्ट्री एक जगह पर है, इतनी इतनी जगह पर इतनी दुकानों पर कैसे पहुंच जाती है, कितना खर्चा आता होगा, कितने लोग लगते होंगे वगैरह वगैरह। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसका काम सिर्फ यही है कि फैक्ट्री से सामान लेना और होलसेलर्स को देना, काम सिर्फ उसका ही है। फिर रिटेलर तो आम दुकानदार है, वो होलसेलर के पास आते हैं, उनसे एक पेटी ले जाते हैं। फिर जो रिटेल दुकानदार होते हैं वो कस्टमर को एक पीस बेचते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमें ये भी दिमाग लगाना कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो मान लीजिए आज मैं कोई नई कंपनी लेकर के आया हूं, कोई नई प्रोडक्ट लेकर के आया हूं, मैं फैक्ट्री में बनाता हूं, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत बढ़िया रेट है, लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ भी होनी चाहिए कि वो लोगों तक पहुंचेगी कैसे। तो मुझे उसका भी रूट सोचना पड़ेगा। उसका तरीका ये होता है तो अपना ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाओ या फिर किसी बड़ी कंपनी से टाई अप करो, जैसा टेक्नोलॉजी हमारी है, ब्रांड नेम आपका है और साथ में मिलकर हम ये सप्लाई करें। आगे तीसरी चीज थी एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट। क्या मतलब है जिसका, बहुत बिजनेसमैन ऐसे हैं जो एक अपने सिटी के अंदर सामान बेच रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत सामान बेच रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमारा इस सिटी के बाहर भी सामान बिके, या पूरी कंट्री में बेच रहे हैं, उस कंट्री के बाहर भी सामान बिके। इसे कहते हैं न्यू मार्केट एक्सप्लोर करना। आगे इन दीज डेज ऑफ कंपटीशन अ बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल, ये बी है देखिए, कैन बी सक्सेसफुल only when it creates new designs, नया डिजाइन बनाओ, बेटर मशीन बढ़िया बनाओ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होनी चाहिए, नई वैरायटी दिखनी चाहिए। बहुत नोटिस करा होगा आपने, शॉप ऐसी भी होती है कि एक शॉप ऐसा बहुत महंगी है, सारे रेट बड़े महंगे होते हैं, लेकिन वैरायटी बहुत अच्छी होती है, ऐसी वैरायटी कहीं नहीं, तभी कस्टमर्स की लाइन होती है उसके। कोई शॉप सस्ती है लेकिन वैरायटी नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर सेल कम होगी। मतलब कस्टमर को वैरायटी भी चाहिए, हर चीज पैसा नहीं होता, सस्ता आइटम भी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था टॉपिक इनोवेशन। नई चीज लेकर के आओगे तो प्रॉफिट में रहोगे तो सर्वाइव कर पाओगे। पॉइंट नंबर 4, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या है। सर एक स्टूडेंट ने 10 आवर्स पढ़ाई करी और एक चैप्टर करा, एक स्टूडेंट ने 4 आवर्स पढ़ाई करी और एक चैप्टर करा, तो यहां से यहां जाना है। ये ऑप्टिमम रिसोर्स मतलब अपने रिसोर्सेज को, जैसे आप स्टूडेंट है तो आपके पास रिसोर्स सिर्फ आपका टाइम, तो अपने रिसोर्स को ऑप्टिमम मतलब बेस्ट यूटिलाइज करना, मतलब कम से कम टाइम में मैक्स से मैक्स चैप्टर्स कर लेना। दिस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जैसे कि दूसरा एग्जांपल, सर मान लीजिए कार का शोरूम है मेरे पास। अब एक कंपनी की कार में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, हर मॉडल में बहुत सारे कलर आते हैं। अगर मैं सारी वैरायटी अपने पास रखूंगा तो मुझे पता नहीं 3-4 हज़ार की जगह लेनी पड़ेगी। भाई शोरूम जो है कार का वो अच्छी लोकेशन पे लेना पड़ता, अच्छी लोकेशन, जितनी ज़्यादा अच्छी लोकेशन होगी उतना अच्छा रेंट जाएगा। तो अब बिजनेसमैन की समझदारी क्या है, अब मुझे दिमाग ये लगाना है कि मैं सारी वैरायटी रख नहीं सकता, बहुत कॉस्ट आ जाएगी, मुझे कम वैरायटी रखनी है। लेकिन जो नहीं रखूंगा कस्टमर वही मांगने आया तो वापस आ जाएगा, कस्टमर नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान भी कम से कम। तो मुझे ऑप्टिमाइज करना है, मतलब मैं पूरी रिसर्च करूंगा कि कौन सा कलर, कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा बिकता है, उसकी वैरायटी हमेशा होनी चाहिए। जो कलर बहुत रेयरली बिकता उसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ, उसको स्किप कर सकता हूँ, ठीक। और उसका भी कोई ऐसा अरेंजमेंट रखूंगा कि कोई आसपास कोई गोदाम ले लिया, वहां पर रख लिया उसको, कि कस्टमर आया बाई चांस तो उसको सेल कर सके, उसको वापस ना भेजे। तो इसे कहते हैं मतलब रिसोर्सेज हमारे पास बड़े लिमिटेड होते हैं, उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। इट रेफर्स टू द बेस्ट यूज ऑफ मैन, मैन का मतलब यहां पर हो गया एम्प्लॉइज, मटेरियल रॉ मटेरियल, मनी पैसा जो लगा रखा है, और मशीनरी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। मैन को डाल करके एम्प्लॉइज लिख सकते हैं वहां पर। तो मैन के बाद कोमा वहां पे है, फुल स्टॉप नहीं, कोमा। द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर स्केर्स, स्केर्स का मतलब होता है कि लिमिटेड, स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड।
जो रिसोर्सेज हैं बिजनेस में लगाने के लिए, जो सामान है, जो पैसा है, वो बड़ा लिमिटेड सा है। सो दीज मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज होना चाहिए, so that business can get maximum benefit from their resources. Benefit बिल्कुल maximum मिल रहा है। Fifth point, improving productivity. It is used as a measure of efficiency. सिंपल सी बात सर, मान लीजिए आपके मार्क्स ज्यादा हैं, आपके कजन के मार्क्स कम हैं, तो आपको ज्यादा एफिशिएंट कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही किसी कंपनी में इस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, किसी कॉम्पिटिटर कंपनी का प्रॉफिट कम है, तो ज्यादा एफिशिएंट प्रूव हो जाएगा। तो ये मतलब एक सिंबल है एफिशिएंसी का। इट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, काम ज्यादा निकल पाए, टू एंश्योर कंटीन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज, मतलब रॉ मटेरियल वेस्ट कम से कम हो, एंड मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ machines and equipments, human resources, money, etc. यहाँ पर भी human resource का मतलब employees। जितना पढ़ा दिया गया है यहाँ तक एक बार रीडिंग ले लीजिए, तो कोई डाउट है तो पूछें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, इसमें हमने क्या पढ़ा था सर? हमने ये पढ़ा था कि बिजनेसमैन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अपना माइंड टारगेट लेके चलता है, माइंडसेट लेके चलता है, प्रॉफिट के लिए नहीं। बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। सर सोसाइटी के अंदर ही काम कर रहा है बिजनेस। इट मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, मतलब भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं अकेले काम नहीं कर सकता, सोसाइटी से एम्प्लॉयज उठाऊंगा, सोसाइटी से रॉ मटेरियल खरीदूंगा, सोसाइटी की ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटी का यूज करूंगा। It earns profit by selling its products or services to the members of society. Society के अंदर ही हमारे कस्टमर हैं, so it become ये members को लेने के कस्टमर लेके जाना है ना, members को लेने के कस्टमर हो गया मतलब। So it becomes obligatory, मतलब हमारी obligation है, responsibility है, जिम्मेदारी है on the part of businessman to do something for the society। सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करें, ये जिम्मेदारी बनती है। The important social objective are पहला quality goods and services at fair price। जैसे कि सर ज्वेलर से हम कोई भी ज्वेलरी लेकर के आते हैं तो उसके अंदर कितनी मिलावट है, कितनी है, कुछ नहीं पता, इसलिए गवर्नमेंट कह रही है भाई ISI मार्क वाली, हॉलमार्क वाली जो है वो ज्वेलरी लेकर के आओ। तो मैं अगर ज्वेलर हूँ और मैं हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेच रहा हूँ तो अपना मार्क लगाऊंगा, उस मार्क के अंदर कितने कैरेट का गोल्ड है ये लिखा होगा और मेरी ही शॉप का कोई एक साइन बना हुआ होगा। अगर उसमें डुप्लीकेसी निकल गई तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं जब भी हॉलमार्क वाली को भी ज्वेलरी दूंगा तो वो जेन्युइन होगी 100%। जितना कैरेट उसके अंदर लिखा होगा उतने कैरेट का ही होगा, कम का भी हो सकता है लेकिन जितना लिखा होता नहीं होगा। जैसे 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है, लेकिन उसका फीचर होता है वो ब्रिटल क्वालिटी होती है, मतलब कि टूट जाएगा जल्दी, इसलिए 24 कैरेट में एटलीस्ट 2 कैरेट का कॉपर मिलाया जाता है, उसे मिक्स किया जाता है ताकि वो ब्रिटल ना रहे, मतलब जल्दी ना टूटे। अगर 24 कैरेट में कोई सेट बना दिया हमने तो वो गिरते टूट जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा। सर 2 कैरेट का कॉपर तो मिलावट कंपलसरी है 2 कैरेट के। 22 कैरेट का बिल्कुल प्रॉपर हो जाता है, प्योर हो जाता है, वो टूटेगा नहीं, वो प्रॉपर गोल्ड है। लेकिन वो 22 की नहीं 20 का है या 18 का है, अगर हमारा बजट है और हमें बड़ा सेट चाहिए और बजट कम तो हम 18 कैरेट का बनवा सकते हैं बोलकर, तो हॉलमार्क उसमें 18 कैरेट का लिखा होगा। ऐसे खाने पीने के आइटम पर मार्क लगा होगा और कोई और आइटम है यूज करने जिस पर मार्क लगा हुआ होगा, वो मार्क ये इंडिकेट कर रहा है कि जेन्युइन। Quality goods and services at fair price. The first social objective of business is to provide better quality product at reasonable price, reasonable rate. Reasonable rate and in proper quantity on continuous basis to consumers. Example दे रखे हैं जी नीचे। जैसे मैगी में ये फूड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी होनी चाहिए वो मेंटेन नहीं थी, इसलिए बीच में मैगी बैन हुई थी और ये भी ऑर्डर आया था कि जितनी भी मैगी स्टॉक में है उन सबको डिस्ट्रॉय करो। इनफैक्ट न्यूज़ में आया भी था कि वो ट्रक में लेके जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये भी दिखा रहे थे। तो ये फेवरेट प्रैक्टिस आप फॉलो नहीं कर रहे,
तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। फिर उन्होंने दोबारा क्वालिटी मेंटेन करी, फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करा, फिर लाइसेंस मिला, दोबारा आई फिर लाइन। एग्जांपल दे रखे हैं कि कंज्यूमर्स लुक फॉर आईएसआई मार्क ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स। इलेक्ट्रिकल गुड्स में हमें सर कोई बिजली का झटका ना लग जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, ऐसे मार्क होना चाहिए। एफपीओ मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स, जो फूड के आइटम होंगे, बिस्किट वगैरह होगा, उस पे एफपीओ मार्क होगा, तो मतलब वो जेन्युइन है, सही है। और हॉलमार्क ज्वेलरी का, ये तीनों सेंस बना रखे हैं नीचे। नेक्स्ट पेज पर आगे हैं, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एंड नंबर 2 में एंटी सोशल मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस इंक्लूड होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट होता है जी। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी आइटम को शॉर्टेज में दिखाना और इलीगल तरीके से एमआरपी से ऊपर बेचना। आई रिपीट, ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है, अपनी आइटम को शॉर्टेज में दिखाना और गलत तरीके से एमआरपी से ऊपर बेचना। जैसे कोई आइटम में पता मार्केट में मिल रही, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे इंजेक्शन और रेमडेसिविर, वो 4500 एमआरपी है उसका, लेकिन वो 40,000 50,000 1 लाख में बिका, इसका एमआरपी 4500। तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, मतलब कि उसके पास उसकी क्वांटिटी है सफिशिएंट, लेकिन वो ये शो किया जा रहा है कि शॉर्टेज है और 2 नंबर से उसको ब्लैक में बेचा जा रहा है। दिस ब्लैक मार्केटिंग। अडल्ट्रेशन है मिलावट। होर्डिंग मतलब ऐड करना, होर्डिंग वगैरह करना, गलत उसमें गलत ऐड करना उसके अंदर। मेकिंग फॉल्स क्लेम्स इन एडवर्टाइजमेंट्स टू मिसलीड एंड एक्सप्लॉइट पीपल इज एन एग्जांपल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो गलत प्रैक्टिस वगैरह नहीं होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट में गलत नहीं दिखाना चाहिए। हालांकि ये कंप्लीटली फॉलो करना पॉसिबल नहीं, जैसे एग्जांपल साबुन दिखाते हैं, साबुन दिखा के पूरे हो गए, तो ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। बिजनेस शुड नॉट इंडल्ज, मतलब इंडल्ज मतलब समझते हैं, उसके अंदर घुस जाना। जैसे मैं सर मान लीजिए मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल के बिल्कुल इंडल्ज हो जाते हो, कुछ होश नहीं आता कहीं और, इंडल्ज मतलब वो चीज। इंडल्ज इन सच प्रैक्टिसेस, उसमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए। थर्ड है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर बिजनेसमैन सबसे बढ़िया काम ये करता है कि लोगों को जॉब मिले। स्टार्टअप का इतना ऐड क्यों दिख रहा है, मेक इन इंडिया का इतना ऐड क्यों दिख रहा है, तो शेयर बना हुआ आता है ना, मेक इन इंडिया लिखा हुआ आता है, तो मोदी जी ने लॉन्च करा। कॉन्सेप्ट क्या है जी, इंडिया में लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या सोचा कि क्यों ना इंडियन जॉब की बजाय अपना बिजनेस करें। अपना बिजनेस करेंगे तो जॉब नहीं मांगेंगे, उसके बाद बिजनेस करेंगे तो और लोगों को जॉब मिलेगी। इसलिए मेक इन इंडिया स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट लगा रखा, उससे लोगों को जॉब अपने आप मिलने लगती है। Nowadays employment is the biggest problem of society, लोगों को जॉब नहीं मिल रही। Business should provide employment to more and more people living in the country। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले, बिजनेस ऐसा करो। Handicapped and disabled people should be given extra care। जो कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट एग्जाम में भी कोटा होता है हैंडीकैप के लिए, मतलब आपको सिर्फ समझ लो पास ही करना है आपको और आपकी जॉब लग जाएगी। समझ लो 200 में से 180 लाने हैं एक जनरल कैटेगरी वाले को, और एक हैंडीकैप वाले को 200 में से सिर्फ 60 या 70 लाने, उसकी जॉब लग जाएगी। हैंडीकैप में कुछ भी आता है, सपोज एक आंख में प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ सही, तो वो भी हैंडीकैप कवर होगा, ऐसा तरीके से। तो जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। जैसे मैं सर मैं सी करने के बाद जॉब कर रहा होता तो एक सीट मैं ऑक्यूपाई करके बैठता, अब मैं जॉब नहीं कर रहा तो वो सीट किसी और को मिल गई, एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। दूसरा, मैंने इंस्टीट्यूट खोला सर, मेरे अंडर 9 टीचर काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दी। उसके अलावा आफ्टर में मेरी सीए प्रैक्टिस चलती है, उसमें 7 स्टाफ काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दी। तो अपना काम करने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सोशल के लिए वेलफेयर हो रहा है, सोसाइटी के लिए वेलफेयर हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, एक एम्प्लॉय वेलफेयर से एम्प्लॉइज की बेटर फैसिलिटी के लिए सोचो। एम्प्लॉइज आर अ वैल्यूएबल एसेट। सर एम्प्लॉय एक्चुअल में जब बॉस एम्प्लॉय को 10,000 रुपए सैलरी दे रहा होता तो एम्प्लॉय नहीं कमा रहा बॉस से, बॉस कमा रहा है एम्प्लॉय से, क्योंकि एम्प्लॉय का 10,000 रुपए सैलरी ले रहा है तो कम से कम 20,000 रुपए का काम भी कर रहा है। जो टीचर मेरे ट्रेनर पढ़ा रहे हैं तो वो डेफिनेटली उससे ज्यादा काम करके दे रहे हैं, उनको ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जितनी उनकी पेमेंट कर रहे हैं। Employees are very valuable asset and they make significant मतलब important contributions toward the success of a business. Business successful होगा employees की वजह से। Another social objective of business therefore is to ensure welfare of employees। कैसे वेलफेयर कर पाओगे, उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन दो। कैसे मतलब, जैसे न्यूज़ में आता है कि सर मेट्रो स्टेशन पे काम कर रहा था स्टाफ और कोई एम्प्लॉय गिर गया और उसके चोट लग गई या फ्रैक्चर हो गया या डेथ हो गई किसी की, तो ऐसे में कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि जब भी एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशन का ध्यान रखें।
सेफ्टी मेजर्स पहनवा करके रखे, काम करने से पहले उनको प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन दिया जाए, मैनुअल दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए कि सेफ्टी के टाइम क्या करना है, काम करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी जिम्मेदारी बताई जा रही है यहाँ पर। फेयर वेजेस, सैलरी कम ना दें, फैसिलिटीज जैसे कि हाउसिंग, मेडिकल, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, ये भी वेलफेयर फैसिलिटी उनको मिलती रहे ताकि उनकी फिजिकल मेंटल ग्रोथ होती रहे। हाउसिंग में सर मतलब क्या हुआ कि हमने उनको अपने आसपास का घर दे दिया रहने के लिए। मेडिकल में क्या हुआ सर, जैसे फर्स्ट एड का एक डिपार्टमेंट रखा हुआ है, कोई भी एम्प्लॉय को कुछ दिक्कत आए तो एक डॉक्टर अवेलेबल हो। एंटरटेनमेंट का मतलब उनकी ग्रोथ के लिए सेमिनार होते रहें, उनमें वो सीखेंगे भी, एंटरटेनमेंट भी होगा। नेक्स्ट है जी कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी मतलब जो एरिया जिसमें हम काम कर रहे हैं। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड। जैसे लाइब्रेरी खोल दी, डिस्पेंसरी खोल दी, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिया, ये सर्टेन कुछ कंट्रीब्यूशन है जो बिजनेस दे सकता है, कर सकता है डेवलपमेंट में। जैसे टाटा कंपनी बड़ी फेमस है सर इस काम के लिए। टाटा कंपनी, रतन टाटा है, वो टॉप 20 रिचेस्ट में नहीं आते, जबकि वो रिचेस्ट हो सकते थे क्योंकि वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए बहुत काम कर रहा है। उनके बहुत सारे हॉस्पिटल खोल रखे हैं, यहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट होता है, कैंसर हॉस्पिटल भी हैं। तो मतलब ऐसे हैं कंपनियां जो ऐसे एक्स्ट्रा काम कर रही है सोसाइटी के लिए, प्रॉफिट के लिए काम नहीं है। कंपनी को उनकी गुडविल भी बनती है, सोसाइटी का वेलफेयर भी होता है। एवरीड कर लेते यहाँ तक। हमने टॉपिक स्टार्ट किया सोशल ऑब्जेक्टिव, यहाँ से लेते हैं 5th पॉइंट तक।